जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, उसको कहते हैं इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है ना। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर हमें पाकिस्तान से अटैक होगा, ठीक है ना, एक्सटर्नली कोई अटैक होगा, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना से हो गया, तो उसके लड़ने के लिए हमारे पास आर्मी है। ठीक है ना। तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, मतलब कि अगर इंटरनली कोई अटैक होता है, मतलब भारत के नक्शे के अंदर ही अगर कोई टेररिस्ट बैठा हो और वो हमसे लड़ रहा हो, तो उससे हम कैसे लड़ेंगे, मतलब वहाँ पे हम पीस को कैसे लेके आएंगे। ठीक है ना। इसे बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी मतलब क्या होगा, एक्सटर्नली कोई हम पे अटैक करे, जैसे पाकिस्तान या फिर चाइना वगैरह हो गया। ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी मतलब इंटरनली कोई अगर कोई नया ही टेररिस्ट पैदा हो जाए हमने यहाँ पे, और वो गवर्नमेंट को परेशान करे, तो उसको किस तरह से वहाँ पे कैसे पीस लेके आएगा का, उसका हम इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो भारत में क्या इस तरह की कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्या जो कि भारत को परेशान कर रहे हैं? हाँ, ऐसे हैं। गवर्नमेंट 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मानती है जो कि भारत में इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा खतरा है। पहला हो जाता है नक्सल, जिसको माओइस्ट बोलते हैं। दूसरा होता है उल्फा। तीसरा होता है कश्मीर मिलिटेंसी। ये तीनों वो चीज़ें जो कि हमारी भारत की आंतरिक सुरक्षा को हमेशा हमला करती रहती है। ठीक है ना। ठीक है। ये तीनों मोमेंट क्या होते हैं, नक्सल वाला, उल्फा और जो कि कश्मीर होता है। हम एक एक करके बढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ा समझ में आए। ठीक है ना। जो नक्सली इलाका होता है वो कहाँ पे एक्टिव है, वो है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, कुछ आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और इस इलाके को बोलते हैं हम रेड कॉरिडोर। समझ में आ गया। इसको रेड कॉरिडोर बोलते हैं, जहाँ पे कि पूरा नक्सलवादी इलाका एक्टिव है। ठीक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम किसके बीच में, कौन कौन लड़ रहा है? यहाँ लड़ रहे हैं ट्राइबल और लैंडलेस, मतलब कि आदिवासी। आदिवासी लड़ रहे हैं, और किसके साथ लड़ रहे हैं? वो सरकार प्लस माइनिंग कंपनी से लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे ऐसे क्यों, क्या इशू क्या है यहाँ पे? इशू हो रहा है जंगल और ज़मीन हमारी है। मतलब कि जो आदिवासी अपने जंगलों में रह रहे थे, ये सारे इलाके में जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र वगैरह, आंध्र प्रदेश वगैरह, ये इस इलाके में शांति से रह रहे थे अपने आदिवासी वगैरह। ठीक है ना, जंगल वगैरह में रह रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि माइनिंग कंपनी अचानक से आई और उनको कहा कि इनको हमने घर से बाहर निकाला, कि तुम अपने घर से बाहर निकलो, हमें तो यहाँ माइनिंग करनी है। तो आदिवासियों ने कहा यार कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हम तो यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं। माइनिंग वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप बाहर निकलिए यहाँ से, और फॉरेस्ट तो किसी का भी नहीं है, फॉरेस्ट गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट से परमिशन लेके आप बाहर निकलिए। तो आदिवासी ने कहा यार कि हमारे पास फॉरेस्ट राइट एक्ट था, जिसमें कि हम लैंड रह सकते थे, हम लैंड पे कुछ भी बना सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, लैंड के प्रोड्यूस को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर माइनिंग कंपनी नहीं मानी, और जब आदिवासी सरकार के पास गए तो सरकार ने इनकी कोई भी हेल्प नहीं की। तो लास्ट में क्या हुआ, इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। ठीक है ना। मतलब कि आदिवासियों ने कहा कि ये जंगल ज़मीन तो हमारी थी, आप यहाँ से कैसे आ गए, माइनिंग कंपनी वाले आप यहाँ कहाँ आ गए? तो इन्होंने क्या डिमांड किया, इन्होंने डिमांड किया एक तो लैंड राइट अपना, और एक्सप्लोरेशन के खिलाफ इन्होंने अपना विद्रोह स्टार्ट किया। ठीक है। और ये लड़ते कैसे हैं, नक्सलवादी कैसे लड़ते हैं भाई? ये लड़ते हैं गोरिल्ला अटैक से जंगलों में। कैसे सर? जैसे कि कोई आर्मी का काफिला यहाँ से जा रहा है, आर्मी की पूरी गाड़ी यहाँ से जा रही है, तो क्या करेंगे, ये जगह जंगलों में छुप जाएंगे और अचानक से यहाँ पे अटैक करेंगे इनके पास। ठीक है ना। अटैक करके भाग जाएंगे एंड टू एंड ये। और अगर 2 दिन बाद अगर कोई नया काफिला जा रहा होगा तो ये फटाफट यहाँ पे अटैक करेंगे, इन सारे काफिले पे अटैक कर देंगे और वापस भाग जाएंगे। मतलब अटैक करना भागना, अटैक करना भागना, ये इसको बोलते हैं गुरिल्ला अटैक। ठीक है ना, जंगलों में नक्सलवादी इस तरह से काम करते हैं। आज की कंडीशन क्या है वहाँ पे, आज बहुत कम हो चुका है, नक्सलवादी यहाँ पे बहुत कम हो चुके हैं। वो जिन्होंने सरेंडर कर दिया, जिसने सरेंडर नहीं किया, मतलब कि माओइस्ट जो नक्सलवादी के लीडर थे, तो काफ़ी उन्होंने सरेंडर कर दिया अभी तक। और जिसने सरेंडर नहीं किया वो मारा गया लास्ट में। और गवर्नमेंट ने क्या किया है उसके बाद में यहाँ पे डेवलपमेंट भी किया है, मतलब कि बैंक्स वगैरह बनाए, रोड्स वगैरह बनाए, स्कूल्स, हाईवे, सब कुछ बना रही है वहाँ पे। इससे लोगों का ट्रस्ट भी मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है ना। मतलब लोग बाग अब ज़्यादा नक्सलवादी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं यार, गवर्नमेंट हमारे सब कुछ कर तो रही है। ठीक है। उल्फा क्या बीमारी होती है? उल्फा होता है यूनाइटेड यूनाइटेड लिबरल लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ठीक है। इसका थोड़ा सा हम कहानी पढ़ते हैं, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम पढ़ते हैं। उल्फा क्या है ना, 1980 में बनी थी। क्यों बनी थी? देखो, जैसे कि ना इंडिया का जो मैप है ना, इंडिया का मैप बनाता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। इंडिया का मैप ये है, यहाँ आसाम है, यहाँ आसाम है, और यहाँ बांग्लादेश है। तो बांग्लादेशी क्या सोचते हैं कि यार हम इंडिया जाते हैं भाग करके, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, यहाँ पे अच्छा काम मिलता है, यहाँ दुकान भी खोलते तो बहुत अच्छी चलती, लेकिन बांग्लादेश में नहीं चलती। तो क्या हुआ ना कि 1950 से लेकर तक 1980 तक बहुत जने बांग्लादेश से इलीगली माइग्रेट होकर के वो आसाम के बसने लग गए। तो आसाम ने कहा यार कि ये बांग्लादेशी यहाँ के हमारे बस रहे हैं, तो हमारा तो पूरा कल्चर ही खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से मच्छी भी खाता है, उसका तो ट्रेडिशन बिल्कुल अलग है, वो कुछ तो मुस्लिम से। और आसाम वालों ने कहा यार हम तो ऐसे कुछ काम करते ही नहीं है, हमारा तो कल्चर खराब हो रहा है, हमारा तो पूरा ट्रेडिशन खराब हो रहा है, हमारी तो आइडेंटिटी खत्म हो गई यहाँ पे पूरी की पूरी। प्लस ये बाहर के इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ आ रहे हैं, बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे दुकानें भी खोल रहे हैं, या तो यहाँ इनको तो यहाँ जॉब भी मिल रही है, तो हमारे बच्चों के लिए क्या मिलेगा? मतलब कि वो आसामी लोग जो लोकल थे वो परेशान हो गए बाहर इलीगल वाले से। ठीक है। तो
परेशान होकर के क्या हुआ कि यूनाइटेड ये उल्फा बना, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम बना 1980 में, और इसने सरकार को, पुलिस वालों को परेशान कर दिया, मारना काटना स्टार्ट किया, प्लस इलीगल माइग्रेंट थे बांग्लादेशी, उनको मारना काटना स्टार्ट कर दिया मार्केट के अंदर में, ठीक है ना। तो पुलिस उनको बचाना है तो उन्होंने पुलिस को भी मारना स्टार्ट कर दिया। तो लास्ट में क्या हुआ कि 1985 में आसाम अकॉर्ड हुआ। आसाम अकॉर्ड में क्या हुआ कि एक तरफ बैठे उल्फा, एक तरफ बैठी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कहा उल्फा वालों को, भाई तुम मारना काटना बंद करो, थोड़ा सा वायलेंस कम करो, और हम भी ये जो माइग्रेशन की इलीगल माइग्रेशन हो रहा है इस पर हम थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आसाम अकॉर्ड ने कहा कि 1971 के पहले जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए उनको हम इंडियन मानेंगे, जो भी बांग्लादेश से भाग के आए ना उसको हम इंडियन मानेंगे, और 1971 के बाद में कोई भी अगर बांग्लादेश से भाग के उसको हम अपना यहाँ का इंडियन सिटीजन नहीं दे मानेंगे। तो उल्फा ने कहा चलो ठीक है, उस समय तो उल्फा ने मान लिया, लेकिन आज उल्फा ऐसा नहीं मानता। उल्फा कहता है कि नहीं नहीं सर, ये 1971 वाले हैं ना, इससे पहले है ना, उनको भी लात मार के बाहर भगो। प्लस आज भी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आसाम भागते हैं, क्यों? क्योंकि आसाम में पैसा है, आसाम में वो खेती कर सकते हैं, भाई अगर वहाँ पे टी फार्मिंग कर लेंगे, दुकान खोल देंगे तो भी चीज़ चलती है, लेकिन बांग्लादेश में पैसा ही नहीं उनके पास। तो उल्फा क्या हुआ, उल्फा समझ में है ना, उल्फा क्या हुआ, उल्फा एक तरह का आसाम का ऐसा ग्रुप था जो अपनी आइडेंटिटी को बचा रहा है। वो कह रहा है बांग्लादेश ने आके हमारा पूरा कल्चर खराब कर दिया, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी, तो उल्फा ने कहा कि हम इनको मारना काटना स्टार्ट करेंगे। समझ में थोड़ा उल्फा आ गया होगा। आसाम कोड भी समझ में आया ना, नहीं 1985 में आसाम कोड हुआ था, 1971 की डेट रखी थी, चलो सबको समझ में आ गया। तो उल्फा कहाँ पे एक्टिव है, ये आसाम में एक्टिव है। जिससे नक्सलवादी का एक्टिव था, इन सारे इलाकों में एक्टिव था, इनको रेड कॉरिडोर बोलते हैं, रेड कॉरिडोर बोलते हैं। वैसे ही उल्फा कहाँ एक्टिव है, ये आसाम में एक्टिव है। यहाँ पे फाइट किसकी हो रही है, आसाम की पॉपुलेशन वर्सेस सेंटर प्लस माइग्रेट पर्सन वालों की। जो बांग्लादेशी आ रहे हैं उनको तो मार ही रहे हैं, प्लस यहाँ पे सेंटर को भी लड़ रहे हैं। सेंटर वाले से भी लड़ते हैं, अगर किसी इंसान को उल्फा मार रहा होगा ना तो पुलिस तो बचाने जाएगी ना, तो पुलिस वालों को मार देते हैं। तो जैसे ही पुलिस आती है तो पुलिस को भी सेंटर ही बोलते हैं, पुलिस को स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट के साथ भी लड़ रही है और माइग्रेंट के साथ भी लड़ रही है, ठीक है। इनका डिमांड क्या है, इनका इशू क्या है कि यहाँ पे आसाम की जो आइडेंटिटी पूरी की पूरी खत्म हो रही है, और उनकी डिमांड क्या है कि जो इलीगल माइग्रेशन है उसको रोको, प्लस रिसोर्स को कंट्रोल करो। रिसोर्स मतलब कि दुकानें वगैरह, जॉब्स वगैरह है वो बाहर वालों को ना मिले, मिले तो हमारे बच्चों को मिले, आसाम के बच्चों को मिले, ठीक है। ये लड़ने का तरीका क्या है इनका, ये उल्फा तो सीधा बॉम्ब मारते हैं, सीधा सिर पर बॉम्ब मारते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, किसी को किडनैप कर दिया और कहते हैं फिरौती लेके आओ। कैंप्स वगैरह बना रहे हैं म्यांमार बॉर्डर पे, ठीक है ना। अगर पुलिस अगर इनको उल्फा वाले को पकड़ने आती है तो क्या करते हैं, फटाफट जाकर के ये म्यांमार की तरफ भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो कैंप्स है सारे सारे बॉर्डर बने हुए म्यांमार और इंडियन बॉर्डर पे, ठीक है। आज की कंडीशन क्या है, यहाँ पे टॉक्स चल रही है, मतलब कि गवर्नमेंट और उल्फा के बीच में एक एक कम्युनिकेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे वायलेंस बहुत कम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी वायलेंस कम हो गया नक्सल वाले इलाके में, और उल्फा में भी वायलेंस कम हो गया, ठीक है ना। मतलब हम इंटरनेट सिक्योरिटी पे अभी भी काफ़ी विन विन कंडीशन में खड़े हुए, ठीक है ना। अब थोड़ी बात करते हैं कश्मीर मिलिटेंसी के बारे में। ये कहाँ पे एक्टिव है, जम्मू कश्मीर की। देखो कश्मीर मिलिटेंसी का एक ही उद्देश्य इनका, ये चाहते हैं कि हमें, अच्छा पहले तो ये थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन इशू वगैरह हम देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ फाइट किसकी बनी हुई है, लोकल यूथ की वर्सेस इंडियन स्टेट प्लस पाकिस्तान। ये इंडियन स्टेट से भी लड़ते हैं, पाकिस्तान से भी लड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंटरफेयर करता रहता है, इनको भी पसंद नहीं है। मतलब कहने के लिए पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पर एक्चुअली में क्या हो रहा होता है हमको सबको पता है। और बात करते हैं हम कि इनका इशू क्या है, मेन इशू क्या है कश्मीर मिलिटेंसी का। ये कहता है हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए और सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए। इन दोनों का मतलब थोड़ा सा समझा दो। मैंने कहा मैं समझा दूँ। भाई कश्मीर मिलिटेंसी है ना, वो ये कहते हैं कि हमें आप खुद को डिसाइड करने दो कि हम इंडिया के साथ रहें, हम पाकिस्तान के साथ रहें, या फिर हमें खुद का एक नया स्टेट बना, नया एक कंट्री बना है जिसका नाम हम कश्मीर रखेंगे। समझा क्या? नहीं आया, मैंने कहा पे समझाता हूँ। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि कश्मीर वाले खुद रेफरेंडम करें और खुद ये बताएं, खुद ये पूछे लोगों से कि बताओ भाई कहाँ चलें, इंडिया के साथ चलें, पाकिस्तान चलें, या अपना नया कंट्री बनाएं। ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहते हैं, ये खुद की आज़ादी चाहते हैं। वो कहते हैं ना हमें चाहिए आज़ादी, वो ये वाली आज़ादी है, वो ये वाली आज़ादी है कि जिसमें इनको चाहिए कि हमें इंडिया ना प्रेशर करे, ना हमें पाकिस्तान प्रेशर करे, हम खुद डिसाइड करें कि हमें किसके साथ जाना है। ये इनकी परेशानी है, ठीक है ना, ये इनकी डिमांड है यहाँ पे। और उनका लड़ने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बहुत होता है। मतलब भाई पाकिस्तान से टेरर ग्रुप बहुत आते हैं इंडिया के लड़ने के लिए, और ये तरीका होता है। और ये क्या करते हैं, ये पाकिस्तान जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, और अगेन ये वापस इंडिया में आकर के अटैक वगैरह करते हैं, ठीक है। और ये आज की कंडीशन क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, आज भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फोर्सेस डिप्लॉयड है हमारे यहाँ पे, और वायलेंस है कंट्रोलेबल है, लेकिन टेंशन आज भी है भाई, कभी भी वो एक ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। चलो ठीक है, बात करते हैं हम मेन डिफरेंस देखते हैं तीनों के अंदर, ताकि हमें फटाफट समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक तो माओइज्म में देखते हैं कि यहाँ पे जंगल और ज़मीन का इशू था, मतलब कि इकोनॉमिक इंजस्टिस मिली लोगों को। भाई लोग बाग घर में रह रहे थे चुपचाप, उठा के बाहर निकाल दिया। ये खेती कर रहे थे, इनको निकाल दिया अपने घरों से, अपने खेतों से बाहर निकाल दिया, तो इनके लिए तो इकोनॉमिक इंजस्टिस हुआ भाई, ठीक है। यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, ये रीजन की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये किसी रीजन की लड़ाई नहीं करे कि हमें वो वाला रीजन ला के दो, नहीं नहीं नहीं, इनको कोई लेने देना नहीं उससे। इनको तो चाहिए बेचारों को कि इनके साथ तो इकोनॉमी और एक्सप्लोटेशन हुआ है।
भाई इकोनॉमिक इंजस्टिस हुआ है, उनका एक्सप्लोटेशन हुआ काफ़ी ज़्यादा, घरों से बाहर निकल दिया, खेतों से बाहर निकल दिया इनको तो, ठीक है। उल्फा में क्या इशू हुआ कि ये आइडेंटिटी और कल्चर का इशू है यहाँ पे। अल्फा वाले कहते हैं यार बांग्लादेशी हमारे यहाँ घुस गए तो हमारी तो आइडेंटिटी खत्म हो गई, हमें तो हमारे पड़ोस भी बांग्लादेशी कहने लगे आजकल, जबकि वो खुद आसाम से लोकल थे। इनकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो रही है, इनका खुद का कल्चर खत्म है, इनका ट्रेडिशन खराब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आसाम का जो असली लोग है उसको प्रोटेक्ट करो, ये अल्फा का उद्देश्य है, ठीक है। हम पर बाहर का जो माइग्रेंट्स है उसका प्रेशर ज़्यादा है, मतलब कि जो बांग्लादेशी है ना वो आके इनको परेशान कर रहे हैं, कैसे वो खुद की दुकानें डाल रहे हैं, वो उनके जॉब्स वगैरह ले रहे हैं, तो इनके बच्चों के लिए कुछ नहीं मिल रहा है अल्फा वालों के लिए, ठीक है। थर्ड क्या होगा, कश्मीर वालों के लिए क्या डिफरेंस होगा यहाँ पे कि पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल इशू है, सिंपल भाषा में कि इनको आज़ादी चाहिए, इनको ये पता लगाना, इनको ये खुद को डिसाइड करना है कि हम इंडिया के साथ रहें या फिर हम पाकिस्तान के यहाँ पे खुद एक नया कंट्री बनाएं, ये कश्मीर मिलिटेंसी, ठीक है। ये बात हमें थोड़ा समझ में आए। जैसे याद कैसे रखेंगे हम, माइजम के साथ रखेंगे कि भाई फॉरेस्ट और माइनिंग, फॉरेस्ट था इनके पास में, वहाँ पे माइनिंग कंपनी आई तो आदिवासी को बाहर निकाल दिया, इनजस्टिस हुआ और आदिवासियों ने बंदूक उठा लिए, रेबेलियन बन गए, ठीक है सर। माइजम समझ में आया। उल्फा क्या होगा, आसाम की आइडेंटिटी खत्म हुई है, कैसे खत्म हुई है, क्योंकि बाहर वाले आकर के यहाँ पे परेशान होने लगे, जैसे कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स यहाँ पे आने लग गए। कश्मीर के लिए क्या चाहिए, इनको चाहिए आज़ादी, ठीक है। और जियो पॉलिटिक्स और पाकिस्तान एंगल काफ़ी आता रहता है, मतलब पाकिस्तान वाला इनको काफ़ी सपोर्ट करता है कश्मीर के मिलिटेंसी को। कैसे करेगा वो, या तो उनको महीने की तनख्वाह देगा कि आप तो आप पत्थर फेंकिए और हम आपको महीने के 10,000 20,000 देंगे, जो भी देते होगा मुझे नहीं पता, पर कुछ ना कुछ वो महीने की तनख्वाह मान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर उनको बंदूक वगैरह प्रोवाइड करेगा पाकिस्तानी कि आप जाकर के इंडिया में परेशान कीजिए, ठीक है। माओइज्म ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन कश्मीर का जो प्रॉब्लम वो आज भी चल रही है, मतलब कश्मीर की मिलिटेंसी आज भी है, लेकिन माओइज्म तो काफ़ी खत्म होने आया। हमने लास्ट वाला लेक्चर भी देखा था, उसमें माओइज्म ने देखा था काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन कश्मीर वाली दिक्कत आज भी है। वो क्यों है देखते हैं। भाई प्रॉब्लम क्या है, मेन माओइज्म में प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक इनजस्टिस था। क्यों, क्योंकि लोगों को घर से बाहर निकल दिया था, लोगों को अपने धंधों से बाहर निकल दिया, लोगों को अपने फॉरेस्ट से बाहर निकल दिया, तो उनके साथ इकोनॉमिक इनजस्टिस हुआ। लेकिन ये इसको फिक्स कर सकते हैं, कैसे फिक्स करेंगे, डेवलपमेंट करके। सही बात है, गवर्नमेंट अभी डेवलपमेंट कर रही है, वहाँ पे बहुत सारे नए नए बैंक्स बना रही है, वहाँ पे नए नए रोड्स बना रही है। देखो अगर रोड बनता है ना तो बहुत सारा वहाँ पे रोजगार बनता है। अगर एक रोड बनेगा तो पास में चाय की दुकान भी खुलेगी, हम रोड पे भी तो काम करेंगे लोग बाग, तो वो सबकी दुकानें खुलती रहती है, वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है। लेकिन कश्मीर की दिक्कत क्या हो रही है ना, कश्मीर की दिक्कत है आइडेंटिटी की। इनको चाहिए आज़ादी, बात खत्म, ये सारी की सारी फालतू बातें, इनको चाहिए आज़ादी। अब गवर्नमेंट कैसे देगी इनको आज़ादी, यार नहीं दे सकती भाई। कोई भी कंट्री अपने एक स्टेट को बाहर कैसे निकालने देगा, नहीं निकलने देगा, तो उनकी ये दिक्कत तो हमेशा बनी रहेगी। इसका सोल्यूशन क्या है, माओइज्म का सोल्यूशन कैसे है, रोड बनाना, स्कूल बनाना, बैंक बनाना, इनको लैंड राइट्स देना। इससे क्या लोगों को ट्रस्ट आ जाएगा वापस, जैसे ट्रस्ट आया कि भाई गवर्नमेंट हमारे साथ है, तो जैसे इनको अपने लैंड राइट मिले, सबसे इंपॉर्टेंट लैंड राइट्स यहाँ पे, ठीक है। बैंक वगैरह नहीं मिले तो भी चलेगा, उनको लैंड चाहिए। भाई आदिवासी को बैंक से क्या लेने देना, उसको तो अपनी ज़मीन चाहिए थी वापस। जिसे ज़मीन मिली तो लोगों में अब ट्रस्ट आ जाएगा, जिससे ट्रस्ट आया तो वो माओइज्म की तरफ जाना बंद कर देंगे, बंदूक उठाना बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन कश्मीर में, कश्मीर का सोल्यूशन क्या है, वो पॉलिटिकल डायलॉग है। मतलब कश्मीर मिलने से एक तरफ बैठे और एक तरफ इंडियन सरकार बैठे और ये कंटिन्यू बात करेंगे तो हाँ कुछ शायद बातचीत से सोल्यूशन निकल सके यहाँ पे, ठीक है। सोशल हीलिंग से भी हो सकता है, जो कश्मीर मिलिटेंसी है उनको प्रेशराइज किया जाए प्यार से, उनकी फैमिली वगैरह की यार कि आप अपने बच्चे को संभालो वगैरह इस तरह से। और यहाँ पे लास्ट में तो सिक्योरिटी है, हमारे पास आर्मी तो है ही, लास्ट सोल्यूशन है कि हम आर्मी से ख़त्म करो काम चलाओ, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी स्लो है, सही बात है भाई। यहाँ पे तो इनको तो रोड्स वगैरह दे दी तो फटाफट इनका सोल्यूशन हो गया, लेकिन कश्मीर में डायलॉग वगैरह में तो काफ़ी टाइम लग सकता है। स्टेटस क्या है कि ये माओइज्म करीब करीब ख़त्म होने है, लेकिन कश्मीर में इशू आज भी कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। और फाइनल अगर थोड़ा सा हम कंक्लूजन देखें तो इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके हमें रूट्स तक जाना पड़ेगा। अगर सोल्यूशन चाहिए हमें रूट्स रखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो, अगर वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी तो हाँ हमारी इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी सॉल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माओइज्म की इंसर्जी वो कैसे आई थी, वो लैंड और लिवलीहुड के इंजस्टिस से आई थी। मतलब कि जमीनों से बाहर निकाल दिया उनको, उनकी खेती बाड़ी से निकाल दिया तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं खाने के लिए। अगर आपने इसको परेशान किया तो सही बात है, वो तो फिर बंदूक उठाएंगे लास्ट में। और ये किसके साथ हुआ, आदिवासी के ट्राइबल कम्युनिटी के साथ हुआ था। उल्फा में क्या हुआ था, एथनिक आइडेंटिटी पे क्राइसिस हो गया था वहाँ पे। सर एथनिक क्या होता है, देखो एक वर्ड होता है एथनिक, एथनिक मतलब होता है जिसका जिसका खुद का एक डिफरेंट कल्चर हो, जिसका खुद का डिफरेंट ट्रेडिशन हो। सर एग्जांपल से भाई एक जाट है, ठीक है ना, और एक ब्राह्मण है, दोनों का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। भाई एक नॉनवेज खाता होगा, नॉनवेज नहीं खाता होगा, हो सकता है। एक की शादी में कोई अलग रस्म होती होगी, एक की शादी में कुछ अलग रस्म होती होगी, मतलब कि सारे के सारे डिफरेंट कल्चर डिफरेंट ट्रेडिशन है। तो मैं कह सकता हूँ कि दो अलग अलग एथनिक ग्रुप है, एक ग्रुप हो जाएगा जाट का, एक ग्रुप हो जाएगा ब्राह्मण का, ठीक है। तो उल्फा में भी इसी एथनिक आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई। एक तरफ तो बांग्लादेशी आ गए माइग्रेंट्स, एक तरफ आसामी लोकल्स है, तो उन दोनों में काफ़ी
आसामी लोकल कहते हैं कि हमें बांग्लादेशी आनी चाहिए, तो उल्फा बन गया, उल्फा बनते हुए हम पे लड़ाई हुए स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे रिसोर्स कंसर्न है, बिकॉज बांग्लादेशी आएंगे तो वो खुद की दुकानें भी डालेंगे और वो पैसा ले जा रहे हैं, तो आसामी लोकल के पास पैसा ही नहीं है आज के टाइम पे। और कश्मीर मिलिटेंसी तो कहती है कि हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब हमें खुद को आज़ादी दो, हमको डिसाइड करेंगे कि हमें इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है, या हमें खुद को अकेले में रहना है, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा कि सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है ना, मतलब पुलिस वगैरह जो है वो वॉयलेंस को कम कर सकती है, लेकिन अगर हमें पीस चाहिए तो हमें जस्टिस देना पड़ेगा लोगों को, वहाँ पे कंटिन्यू डायलॉग करना पड़ेगा, मतलब उनसे कंटिन्यू बात करनी पड़ेगी, और यहाँ पे हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट आना पड़ेगा, अदरवाइज पीस नहीं आ पाएगा, ठीक है। वॉयलेंस तो खत्म हो जाएगा, अगर आप पुलिस लगा दोगे तो सबको, तो जो वॉयलेंस कर रहे हैं उसको खत्म कर सकते हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर दर टेस्ट है और अगर 100 पुलिस है तो इनको सबको मार तो देगी वो, लेकिन इनको इनकी इनजस्टिस खत्म नहीं हुआ ना, इनको अन्याय तो इनके साथ फिर भी लास्ट तक रहा, तो क्या होगा, इनकी जो फैमिली वाले हैं वो कहेंगे यार हमारे बच्चों को तो फालतू ही मार दिया, ये तो बेचारा बात ही पूछने गया था, तो इनकी फैमिली वाले वो सब टेररिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। ये चेन चलती रहती है, लेकिन अगर हमने इनको जस्टिस दे दिया, इनकी जो मांगी थी उनको पूरा कर दिया इन द आई ऑफ लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग इनकी इनकी मांगों को पूरा कर दिया, तो ठीक है, शायद इनकी फैमिली वाले कहेंगे ठीक है इनकी जस्टिस तो पूरा, इनको न्याय तो मिल चुका ना, तो बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। थैंक यू।